ऑल राइट। सो हमारा आज का पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा है। अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 2 वेरिएंट 2। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। सो वर्क डन की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हो कौन से चैप्टर में? वर्क एनर्जी पावर में। एक मिनट रुको यार, पेंसिल चार्ज नहीं हुई। गिव मी अ मिनट। खैर, वर्क डन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी हुई है? वर्क डन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, इट इज अ प्रोडक्ट, राइट, ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन वर्क डन की। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जब आप सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में अजम्पशन ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, कुछ बच्चों को मैं मैसेज करना भूल गया हूँ। लेट मी जस्ट सेंड द मैसेज ओवर देयर, सॉरी। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। सो आगे है कि यूज द आंसर टू ए टू डिटरमिन द एसआई यूनिट्स ऑफ पावर। अब पावर की पहले तो डेफिनेशन लिखो कि पावर की डेफिनेशन क्या है, या पावर जो है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन उसे कैसे लिखते हैं। सो आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन के पावर जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन ओवर टाइम। अब आपको एसआई बेस यूनिट्स निकालने हैं, और बेस यूनिट्स जो है वो 5 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केजी होता है, मीटर होता है, सेकंड्स होता है, एम्पेयर होता है, केल्विन होता है। इनके टर्म्स में आपने जो है वो फाइंड आउट करना है पावर के भी यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि वर्क डन खुद क्या है? वर्क डन इटसेल्फ इज एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का एटलीस्ट आपको एसआई बेस यूनिट जो है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए। फोर्स का एसआई बेस यूनिट क्या है, किसी को याद है? मैं न्यूटन की बात नहीं कर रहा, बेस यूनिट केजी की बात। मीटर्स पर सेकंड। केजी केजी मीटर मीटर्स पर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस। एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। नीचे आ जाता है टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर चीज के एसआई बेस यूनिट लिख लिए हैं। फोर्स का लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट का लिख लिया, टाइम का लिख लिया। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है मैंने। तो ये क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और मीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये एस की पावर -2, और ये एस जो है ये क्या बन जाएगा? एस की पावर -3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल बेसिक इंडाइसिस के रूल है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये आपके पावर के ऐसे ही बेस यूनिट्स होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद पार्ट सी। अब वो कह रहे हैं कि आपको हम एक इक्वेशन दे रहे हैं कि मैक्सिमम यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रोड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं v is the maximum speed of the car, b is a constant for the car, p is equals to 84 kilowatts प्लस माइनस 5% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, और b जो है वो 0.56 प्लस माइनस 7% की अनसर्टेनिटी दी हुई है। और ऐसा यूनिट्स में हमें b के यूनिट्स नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं b है क्या। कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। पहले तो v की वैल्यू फिगर आउट कर लें। तो वो तो आपने कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन को रीअरेंज करना है और फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? p डिवाइडेड बाय b और क्यूब रूट ले लेंगे, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट्स में आंसर निकालना है, तो 84 जो है इसको 10⁻³ कर दूंगा, क्योंकि किलोवाट से वाट्स में कन्वर्ट करना है। और b जो है वो 0.56 है, और इसका मैंने क्यूब रूट ले लेना है बस।
ये काम करना है और उसके बाद जल्दी से आंसर आ जाए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है। ओके, सो व्हाट डू वी गेट? 53.13। इसको हमें लिखना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए? अगर आप देखो तो आपका डेटा सारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये भी और ये भी, तो इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रख लेते हैं। 53 लिखेंगे तो बेस्ट है। ठीक है जी, 53 मीटर्स पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया क्या चीज़? ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी, आ गई गाड़ी की, या मैक्सिमम स्पीड आ गई। अब वो कह रहे हैं वी के अंदर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी जो है वो डिटरमिन करें कि वी की एब्सोलूट अनसर्टेनिटी क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि वी जो है उसको इन टर्म्स ऑफ पी और बी लिखा कैसे जा रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी जो है, जब मैं पी को क्यूब रूट लेता हूँ तो पी की पावर क्या होगी? 1/3 होगी ना, और बी की भी पावर क्या होगी? 1/3। इस बात का सबको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट का मतलब ही होता है कि पावर 1/3 है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं और साथ में पावर लगी हुई होती है, तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले रिलेट करते हैं इन सब वेरिएबल्स की, और फिर उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी को रिलेट करने के बाद आप एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकालते हो। तो आप डायरेक्टली वी की एब्सोलूट अनसर्टेनिटी अभी नहीं निकाल सकते। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो मैं ये बताऊंगा कि मेरी वी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, दैट विल बी हाउ मच? द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पी प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ बी। लेकिन दोनों के साथ ही पावर 1/3 है, तो दोनों के साथ ही 1/3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों की ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 आएगा, और यहाँ भी 1/3 आएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को डाल देता हूँ। ये है 5% और यहाँ पे है 7%। तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 7 डिवाइडेड बाय 3, 4% आ जाती है। तो व्हाट आई फाउंड राइट नाउ इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी। लेकिन मुझे अभी काम मेरा ये नहीं हुआ क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो हाउ डू यू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी? क्या आपको वी की वैल्यू पता है? आपको वी की वैल्यू पता है, और वी की आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? देखो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का एक फॉर्मूला होता है ना। परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही निकालते हैं ना एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अगर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता होती। यहाँ पे फर्क ये है कि आपको ये पता है, ये नहीं पता, ये पता है, और ये आप डाल दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4%। ये मुझे निकालना है डेल्टा वी। वी की वैल्यू मुझे पता है 53 थी, लेकिन इसको मैं राउंड ऑफ, इसकी राउंड ऑफ वाली वैल्यू नहीं डालूंगा। 53.13 आ रहा था, तो नॉन राउंडेड ऑफ वैल्यू मैं यहाँ यूज करूंगा और यहाँ पे 100 डाल देता हूँ। बस इसको रीअरेंज करूंगा, डेल्टा वी निकालूंगा। पहले देखूंगा डेल्टा वी आ क्या रहा है, फिर फाइनल आंसर लिखने से पहले देखूंगा कि कुछ राउंड ऑफ करना है या नहीं। तो 4 × 53.13 डिवाइडेड बाय 100। अब वी के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है 2.125। ठीक है, अब ये आ रही है प्लस माइनस वी की क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखना कैसे चाहिए फाइनल आंसर में, ये बात समझना जरूरी है। आप ये देखो कि आपने अपना जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कैसे चूज किए। पी के आपने, वी के आपने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज किए थे कि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख रहे थे। अब जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको लिखता हूं तो आई हैव टू राइट इट एज अ होल नंबर, सो आई हैव टू राइट इट टू द नियरेस्ट यूनिट। राइट, मैं कोई डेसिमल नहीं आगे लगा रहा, कुछ भी आगे नहीं कर रहा। तो मेरा ये जो है, इसको भी फिर मुझे टू द नियरेस्ट यूनिट ही लिखना चाहिए। मतलब कि बस ये लिखना है और ये सब जो है वो राउंड डाउन हो जाएगा। एक और भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा मोर और लेस 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखी जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक ही डिजिट की होती है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखी जाती है हमेशा। तो ये ±2 लिखी जाएगी, बस बात खत्म। ये हो गया आपका काम। क्लियर? प्लस माइनस साथ में लगा देना,
उतना मसला नहीं, ना भी लगाओ लेकिन फिर भी लगा देना। ओके, नाउ व्हाट यू हैव इज क्वेश्चन नंबर 2। रीड करो क्वेश्चन को, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, spherical balloon is filled with a fixed mass of gas. A small block is attached by a string. Okay, the block is held on the ground by external force so that string is vertical. Density ओके ईशा, एक मिनट बता देता हूँ। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, v को मैंने टू सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों लिखा था? बिकॉज p की वैल्यू भी टू सिग्निफिकेंट फिगर में थी और b की वैल्यू भी टू सिग्निफिकेंट फिगर में थी, तो जो भी लीस्ट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं आपका आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। नाउ वंस व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी डेसिमल प्लेसेस में लिखी जानी चाहिए, पहले आप देखते हो कि ये जो वैल्यू है इसके लिए, इसको लिखने के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देख लिए, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस नंबर, तो 53 इज रिटन टू अ होल नंबर, नियरेस्ट टू द होल नंबर, so this absolute uncertainty must also be written nearest to a whole number. मतलब you should not write it as 2.1 or 2.12 or 2.125, it should be written to the nearest whole number. इसको देख के ये डिसाइड कर रहा हूँ। जनरली फिर भी वैसे ही कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूजुअली लिखी वन सिग्निफिकेंट फिगर में जाती है, ठीक है। ओके, अब वो कह रहे थे कि यार एक बलून है, उसमें गैस है, वो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक में अटैच हुआ हुआ है और ब्लॉक इज हेल्ड ऑन द ग्राउंड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स सो दैट द स्ट्रिंग इज वर्टिकल, द डेंसिटी ऑफ द एयर सराउंडिंग द बलून इज 1.2, सो बाहर वाली एयर की डेंसिटी 1.2 kg है। अपथ्रस्ट on the balloon is 0.017. Upthrust acting on the string is negligible using Archimedes principle. Archimedes principle है क्या? अपथ्रस्ट की जो फोर्स का फॉर्मूला है ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल एसेंशियली, ठीक है। अपथ्रस्ट की जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको हम डिराइव करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर डिफरेंट है, नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है इसलिए ओवरऑल एक अपवर्ड्स फोर्स लग रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके पता लगा, कह रहे हैं कि भाई आप क्या पता लगाओ, बलून का रेडियस फाइंड आउट कर लो। तो आपने बलून का रेडियस फाइंड आउट करना है, बलून एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस क्या होता है, ये होता है, तो ये फाइंड आउट करना है। एसेंशियली आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, फिर स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और उससे आप वो फाइंड आउट कर लोगे। तो अपथ्रस्ट का वैल्यू उन्होंने दी हुई है, कितनी है, इतनी है। डेंसिटी ऑफ द एयर भी दी हुई है, एयर की डेंसिटी यहाँ पे आएगी ना, जो चीज जिस फ्लूइड में चीज इमर्स्ड होती है उसकी डेंसिटी यहाँ पे आती है, तो ये 1.2 है। v मुझे नहीं पता, g की वैल्यू तो 9.81 होगी। तो वॉल्यूम क्या आया? जी, वॉल्यूम आया है 6.031 टाइम्स 10 टू द पावर -3। नोटिस करो मैं ज्यादा राउंडिंग ऑफ नहीं करता जब तक फाइनल आंसर नहीं आता। आई डोंट गेट टू 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई ओनली राउंडेड ऑफ व्हाइल राइटिंग डाउन द फाइनल आंसर। खैर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आर को सब्जेक्ट बना लेते हैं। खैर, यहाँ पे जल्दी से वैल्यू डालते हैं। आर को सब्जेक्ट बनाओ, फिर बस फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है, एक मिनट, ये जो मेरा आंसर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, डिवाइड हो जाएगा 4 से और पाई से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मैंने लेना है क्यूब रूट, तो आंसर आना चाहिए 0.1129। ये आ रहा है आर का आंसर मीटर्स में। तो इसको अगर मैं देखूं सारा डेटा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है, तो आई शुड आल्सो बी गिविंग माय आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो इट बिकम 0.11। इसको जल्दी से डबल चेक कर लेते हैं, 0.11 ही आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको बस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये तो बेसिक है, ठीक है। चलें, टोटल वेट क्या कह रहे हैं?
टोटल वेट ऑफ द बलून स्ट्रिंग एंड ब्लॉक। ओके, तो वेट जो है वो आपको कह रहे हैं कि जी पूरी अरेंजमेंट का इतना है, ये डाउनवर्ड होगा। अब थ्रस्ट की वैल्यू बताएगी, वो अपवर्ड है। द एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड इज रिमूव्ड so that the block is released and lifted vertically upwards by the balloon। तो आप जिस चीज ने भी ब्लॉक को पकड़ के रखा हुआ था ना नीचे की तरफ, उसे छोड़ दिया, वो फोर्स हटा दी। समझ लो इसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ था ब्लॉक के ऊपर, या किसी ने पकड़ के रखा हुआ था, छोड़ दिया, अब ये बलून इसको ऊपर फ्लोट करवा देगा। तो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकलवा दे। अब एक्सेलरेशन वहीं होती है ना जहां पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? एफ नेट एज इन द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स एम ए, यही है ना। और रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या होगी? अपवर्ड वाली फोर्स जो कि 0.071 थी, और डाउनवर्ड फोर्स जो कि कितनी है? 0.053। तो इनका जो डिफरेंस है वो आपका रिजल्टेंट फोर्स है। और मास टाइम्स एक्सेलरेशन करना है। अब आपको मास दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि वेट दिया हुआ है, तो वेट अपॉन जी जो है वो आपका मास होता है। मतलब कि 0.053 मेरा वेट था, उसको अपॉन जी कर लूंगा तो ये मेरा मास हो जाएगा, इजंट इट। और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई, अननोन एक्सेलरेशन मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो ए निकाल लेते हैं जल्दी से। 0.071 माइनस 0.053 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 0.053। मेरे पास आंसर आ रहा है 3.31। तो इसको 3.3 ही लिख लेते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। दैट शुड बी द आंसर। इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। यही आंसर है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो आपने कुछ भी नहीं किया, दोनों जो फोर्सेस लग रही थी उनका रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट यहाँ लिख दिया, और ये एम हो गया और ये ए हो गया। ए आपने फाइंड आउट करना था, ए आपका आ गया। एम आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपने वेट से फिगर आउट कर लिया वो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कह रहे हैं द बलून कंटिन्यूज टू लिफ्ट द ब्लॉक। ओके, स्ट्रिंग ब्रेक्स एज द ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली एज द। अच्छा, जब स्ट्रिंग ब्रेक होता है उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो ये है, जिस स्पीड से जो है वो ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा था। ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रिंग टूट गया तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अब ब्लॉक ने जो है वो नीचे आना शुरू करना है। लेकिन क्या फौरन नीचे आना शुरू होगा? नहीं। जब स्ट्रिंग टूटा है तो ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1.4। नाउ एज द स्ट्रिंग ब्रेक्स, व्हाट हैपेंस? द ब्लॉक हैज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, बट इमीडिएटली तो नीचे नहीं घूम जाएगा ना, ये पहले डीसेलरेट होगा। ब्लॉक मूव कर रहा था, पहले डीसेलरेट होकर यहाँ पे आके एट रेस्ट हो जाएगा। तो ब्लॉक पहले थोड़ा सा ऊपर जाके एट रेस्ट होगा और फिर नीचे गिरना शुरू करेगा। कुछ इस तरह की स्टोरी होगी, राइट। तो अब ये बात उन्होंने आपको बता भी दिया, ऑल्दो यू शुड नो दिस योरसेल्फ, बट उन्होंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, क्या? आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक द ब्लॉक ब्रीफली कंटिन्यूज अपवर्ड्स। ऑब्वियसली क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी थी ना 1.4, तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर उसकी डीसेलरेशन होकर वेलोसिटी 0 पे आएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। बिफोर फॉलिंग डाउन द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3.6। assume that a resistance is negligible, तो a resistance को इग्नोर करना है, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, एक्सेलरेशन हमारी 9.81 डाउनवर्ड्स कंसीडर की जाएगी। कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द स्प्रिंग ब्रेक, कैलकुलेट द हाइट above the ground when the string breaks। ओके, अब पता करना क्या चाहिए आपको, आदत आपकी क्या होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ किया करो ताकि चीजों को विजुअलाइज करने में आसानी हो। तो ये आपका ग्राउंड है, और सपोज कर लो ब्लॉक जो है वो यहां पे था जब वो ऊपर मूव कर रहा था 1.4 की स्पीड से, जब उसका स्ट्रिंग ब्रेक हुआ था। अब वो पूछ रहे हैं कि जहां पे टूटा था स्ट्रिंग टूटा था, उस वक्त ब्लॉक की ग्राउंड से ऊपर हाइट कितनी थी। तो एसेंशियली आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। मैं हाइट को डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, इज दैट फाइन? डिस्प्लेसमेंट ही है ना एक तरह से भी। अब ब्लॉक का जो मोशन है उसको जरा मैप आउट करते हैं। ब्लॉक थोड़ी देर ऊपर जाएगा, ब्लॉक थोड़ी देर ऊपर मूव करेगा, एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड देन
it will start to move down. It will actually accelerate downwards, and then the block will hit the ground with a speed of 3.6 meters per second. तो आपने जब अपने ध्यान में पूरी पिक्चर बना ली ना, विजुअलाइज कर लिया चीज को, then it's much easier to solve such problems. अब ये काइनेमेटिक का प्रॉब्लम, सिंपल काइनेमेटिक्स का इशू है, ठीक है। आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस लगेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। अब आपके पास सिंपल, अगर काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, और उसमें क्या अननोन है, डिस्प्लेसमेंट अननोन है, वो तुमने फाइंड आउट करनी। क्या क्या तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड होगी। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड्स है एक्सेलरेशन, और ब्लॉक इनिशियली अपवर्ड्स मूव कर रहा था। ब्लॉक की तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है 1.4 है, ब्लॉक की तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है -3.6 है। ये प्लस और माइनस साइन जो है ना, ये सबसे की चीज होती है इस तरह के प्रॉब्लम के लिए, प्लसेस और माइनस साइंस। एनीथिंग दैट इज अपवर्ड्स आई एम कंसिडरिंग इट पॉजिटिव, एनीथिंग दैट इज डाउनवर्ड्स आई एम कंसिडरिंग इट नेगेटिव, ठीक है। एस मेरा अननोन है, तो कौन सी इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जिससे मैं एस निकाल लूँ? व्हाट इज द इक्वेशन? टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है ना, टाइम का वेरिएबल ना उन्होंने दिया हुआ नाम से मांगा हुआ, तो ऐसी इक्वेशन पिक करो जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व ही ना हो। तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू करो। -3.6 का स्क्वायर, तो ये वैसे ही माइनस होकर प्लस हो जाएगी। 1.4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -9.81, और यहाँ पे आ जाएगा एस, बस एस निकाल लो। लेट्स सी। तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा। नेगेटिव में आंसर क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था एंड द ब्लॉक हैज एंडेड अप बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट, सो द डिस्प्लेसमेंट इज बिलो the final displacement, the final position is below the initial position. That's why you will have a negative sign in your answer. You don't need to include it, you don't have to include the negative sign in your answer, but वो इसलिए जो है वो माइनस साइन आ रहा है। यस, जब वो कहेंगे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आपकी एक्सेलरेशन 9.81 यूज होगी। सही कह रहा हूँ हमजा। सो आंसर आ रहा है जी, आंसर बड़ा वियर्ड सा आ रहा है। आई डोंट बिलीव दिस आंसर। 0.56 आंसर आ रहा है। हो सकता है सही हो आंसर, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ सही आ रहा है आंसर यार, 0.56। तो इसका मतलब है कि जब ये लिफ्ट हुआ था, ये ब्लॉक जब लिफ्ट हुआ था तो थोड़ी देर बाद ही, आधे मीटर के अंदर ही फौरन ही टूट गया था स्ट्रिंग। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0.56 मीटर्स। सही आंसर आ रहा है। ऑल राइट, चले आगे। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम 0। तो जब टाइम 0 हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग टूटा था। द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड एट टाइम t। तो इस टाइम पे स्ट्रिंग जो है वो टूटा था, ब्लॉक का वो मोशन जो हमने मैप आउट किया है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम t इक्वल 0 है। आई कैन से दिस, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे टाइम t इक्वल 0 है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टाइम t इक्वल्स कैपिटल T है, वो जो भी उसकी वैल्यू है। 1 मिनट होल्ड करो बच्चों। राइट, अब वो कह रहे हैं कि आप क्या बनाएं? स्केच द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी time t from this to this. Numerical values are not required. Assume that v is positive in upwards direction. अब जिसने मेरे साथ ये पढ़ा हुआ है इस तरह के मोशन का, फ्री फॉल वाले मोशन का, जिसने मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ा, आपको पता है कि मैंने पूरी एक अलग से क्लास दी थी इस एग्जांपल को। व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्राफ? अगर आपने अभी रिसेंटली वो चैप्टर रिवाइज किया तो 100% आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। यू शुड एक्चुअली रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ द ग्राफ। लेकिन अगर नहीं भी याद तो एक एक करके आराम से सुकून से हम इसको देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पहले तो आपको पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? टाइम 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? यू नो इट इज 1.4 एंड इट इज एक्चुअली +1.4, क्योंकि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव को अपवर्ड्स लो। तो 0, 1.4 मेरा पहला कोऑर्डिनेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद
जब फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरी थी -3.6, तो टाइम t के ऊपर मेरी जो वेलोसिटी है वो -3.6 होगी, मतलब यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा। नाउ द पॉइंट इज कि इस ग्राफ की शेप कैसी बनेगी। बेटा जब आपका ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और यू डोंट नो व्हाट द टाइम इज, बट यू डोंट इवन नीड टू फिगर आउट। सवाल ये कि वेलोसिटी जो डिक्रीज करी है यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी या नॉन यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अब एक्सेलरेशन थ्रू आउट है -9.81, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्मली है तो इसका मतलब यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और फिर उसके बाद यहां से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज करेगी। अब नीचे आते हुए v इंक्रीज करेगा, बट अगेन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, लेकिन अब वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी, 0 से -1 -2 -3 -3.6 फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी ना। इट इज द सेम एक्सेलरेशन 9.81, बट अब वो हमारे पास डाउनवर्ड्स वाली है। तो हमारे पास सिंपली अगर आप देखा जाए तो करना कुछ भी नहीं है, इन 2 पॉइंट्स को बस आपने ज्वाइन कर देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना आसान आपका ये जो है वो ग्राफ है। सो वैसे मैंने एग्जाम्पल जब करवाई थी तो रिकॉर्डेड वीडियोस में जो लोग मेरे साथ एक क्लास ले चुके हैं उन्हें पता है कि मैंने एक एक पॉइंट पे तुम लोगों को वैल्यूज के साथ इस टाइप की एग्जाम्पल सॉल्व करवाई थी। ठीक है, लाइक एक्चुअल नंबर्स दे के प्रॉपर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करवा के एंड में ग्राफ स्केच करवाया था, और फिर उस पर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी स्केच करवाया था। खैर, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? द पॉइंट, Sir, point of an object where all this mass acts. मास एक्ट नहीं करता, एक्ट फोर्स करती है, और वो फोर्स का नाम होता है वेट। ठीक है, तो हम बताएंगे द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to act. अपेयर्स टू एक्ट। सिर्फ एक्ट्स भी नहीं लिखना, अपेयर्स टू एक्ट क्यों लिखना है? क्योंकि रियल में तो सारा वेट वहां से नहीं एक्ट कर रहा, इट ओनली वी ओनली अज्यूम दैट वे। ठीक है, डेफिनेशन का मैं हमेशा कहता हूँ याद ही करो, ताकि वर्ड टू वर्ड लिखो और उसमें गलती का कोई चांस ही ना हो, फ्री के मार्क्स होते हैं। चले जी, मोमेंट्स का प्रॉब्लम लग रहा है। इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म बीम है, बीम यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये होता है हमेशा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीम का बिल्कुल उसके डेड सेंटर में होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। तो जो भी बीम की टोटल लेंथ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होगा उसके। उसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज अटैच्ड टू अ फ्रिक्शनलेस हिंज टू अ वर्टिकल वॉल एट एंड ए, द बीम इज हेल्ड so that it is horizontal, beam is horizontal by a metal wire CD। ओके, तो ये वो वायर है जिसने बीम को पकड़ के रखा हुआ है। ऑब्वियसली वायर इस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स लगा रही है, लेकिन बीम ने दो वजन उठाए हुए हैं। एक बीम का अपना वजन है जो उसने उठाया हुआ है, बट बीम के ऊपर एक ब्लॉक भी रखा हुआ है, उसका भी वजन उसने उठाया हुआ है। और ये दोनों काम जो है वो कौन कर रहा है? ये हमारी वायर जो है वो यहाँ पे कर रही है सारा काम। आगे चलते हैं, थोड़ा सा काम ही हिंज भी करेगी, इस पे भी आएंगे। खैर, द बीम इज ऑफ लेंथ 0.96, तो बीम की लेंथ 0.96 है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम एज वेल। दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 0.96। वेट ऑफ द बीम इज 0.23 एज यू कैन सी ओवर हेयर। ब्लॉक का वेट W है, जो कि हमें नहीं पता कितना है, और उसका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट D से दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि द वायर इज अटैच्ड to the beam at point D, which is a distance 0.4 meter from B। ओके, तो वो बता रहे हैं कि वायर और पॉइंट बी का डिस्टेंस 0.4 है। ओके, ठीक है, सारी चीजें डायग्राम में भी क्लियर है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का एक एक लफ्ज आपको पढ़ना चाहिए, जस्ट टू बी केयरफुल कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना हो वहाँ पे। तो वायर exerts a force on the beam of 45 Newton, that is also mentioned on the diagram, at an angle of 37, also mentioned on the diagram। The beam is in equilibrium, obviously सब चीजें इक्विलिब्रियम में, हर चीज एट रेस्ट है। अब इक्विलिब्रियम की होती हैं दो कंडीशंस। क्या कंडीशंस होती हैं? एक ये कि रिजल्टेंट फोर्स बीम पे जीरो होगी, नॉट इन ओनली एक्स डायरेक्शन बट ऑल्सो रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में, वर्टिकली भी जीरो होगी, किसी भी डायरेक्शन में जीरो होगी। और रिजल्टेंट मोमेंट, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का जो सम है, अगर उसे सब्ट्रैक्ट करो या उनको एक दूसरे के इक्वल रखो तो वो भी
बराबर आएंगे। सो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है, इसको मैंने x और y में ब्रेक किया। एनीवेज मूविंग ऑन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर। सो 45 वाली न्यूटन वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है, दैट्स प्रीटी इजी। हाउ डू यू डू दैट? सबको आता है, 45 sin 37, राइट? एट दिस पॉइंट ये चीज आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो जी 45 sin 37 करो और आंसर दो। 27.08। तो हम इसको 27 ही लिखेंगे, नहीं 27.1, हाँ तो 27 ही लिखेंगे क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहे हैं ना सारे आंसर, डेटा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना। सर तो अगर हम ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने हैं तो 3 में एग्जामिनर दे दो को। बस, 3 से ज्यादा मत देना, जी 3 से ज्यादा तो 27.1 लिख दो, उससे ज्यादा मत देना। अच्छा मजे की बात है कि जब आगे अगले पार्ट में आप इसको यूज करेंगे तो डोंट यूज 27, यूज द आंसर बटन। अगर आपने अपना आंसर मिटाया नहीं कैलकुलेटर से, या बीच में कोई और कैलकुलेशन नहीं की है, या फिर 27.08 एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर में या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डाटा को यूज करो। ओके, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, तो ए को एज अ पिवट कंसिडर कर लिया जाए, पॉइंट ए को एज अ पिवट कंसिडर कर लिया जाए, इस पिंक वाले पॉइंट को, और वो कह रहे हैं कि वेट कैलकुलेट कर दो। तो अननोन वेट जो है वो आपने निकालना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो वही पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट्स लेते हैं और इसके अंदर हम ये करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस अब इसमें हमारी इन्वॉल्व होंगी, जरा चेक कर लो। एक ये फोर्स होगी जिसका क्लॉकवाइज मोमेंट है, एक ये फोर्स होगी इसका भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और एक ये फोर्स होगी जिसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द पिवट। So horizontal component of 45 Newton force does not cause any moment. This and this is what we are concerned with. ठीक है, चले जल्दी जल्दी। So क्या करते हैं आप, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। क्लॉकवाइज में आपके पास आ रहा है 23 इंटू, अब मुझे कौन बताएगा कि 23 इंटू उसका ए से डिस्टेंस क्या होगा? पूरी बीम की लेंथ क्या थी? 0.96, उसका बिल्कुल आधा कर देंगे क्योंकि यूनिफॉर्म बीम थी। तो 0.96 का आधा क्या होगा? 0.48। यस, तो यहाँ पे आ गया 0.48, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। एक और भी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, W इंटू सर ये ए से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस था? 23 तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 0.48 होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रॉड की बिल्कुल लेंथ के बीच में होगा। ठीक, अच्छा अब W का यहाँ से डिस्टेंस, मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ जो तुम भी एग्जाम में करोगे, वो ये होगी कि भाई आपको जो बस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना डिस्टेंस, आप यू टेंड टू जस्ट पुट दैट इनटू द इक्वेशन, दैट्स नॉट द थिंग। आपने पिवट जो कंसिडर किया वहां से डिस्टेंस लो। तो ये डिस्टेंस 0.56 प्लस 0.2 है, विच इज 0.76, तो W इंटू 0.76, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट ही है। अब एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड पे चले जाओ, उसके अंदर आपकी 45 sin 37 वाली जो फोर्स है विच वॉज 27.08, राइट, इनटू, अब इसका डिस्टेंस क्या बन रहा है यहाँ से यहाँ तक? 0.56, ये 0.56 यहाँ डाल दो, तो बस वो W अननोन था, आप सॉल्व कर लें और W को निकाल लें। चले, तो 27.08 इंटू 0.56, फिर इसमें से माइनस करो 23 इंटू 0.48, फिर इसमें से डिवाइड कर दो 0.76, और ये आ गया 5.4, W आ रहा है 5.427, तो 5.4 ही लिख दो आई गेस। सो लेट्स चेक, सही आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा वेट W। ओके, आगे चलते हैं। द हिंज एक्सर्ट्स अ फोर्स एट एंड ए, जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि हिंज ने भी कुछ ना कुछ काम करना है यहाँ पे, तो इधर से भी कोई फोर्स लग रही है, अब ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, वी आर नॉट श्योर, बट हिंज भी फोर्स लगाएगी, हो सकता है यूं भी लग रही हो फोर्स, सो विल हैव टू सी
कह रहे हैं कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, राइट। तो वो कह रहे हैं कि हिंज जो है वो एक फोर्स लगा रही है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दें। अब वो फोर्स पता नहीं ऐसे लग रही है या ऐसे लग रही है, जैसे भी लग रही है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इस तरह करके मैं एक रैंडम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको एफ बोल देता हूँ, सिंपल। अब मैंने 3 कंडीशंस लिखी थी यहाँ पे, ये और ये 3 इक्वेशंस ये बना सकते हो। इसको हम यूज करके W निकाल चुके हैं और A पे पिवट लिया था, तो इसलिए इस वाली फोर्स को तो इक्वेशन में डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जो फोर्स बनी हुई पिवट के ऊपर है उसको मैं इक्वेशन में कैसे डालूं, राइट। उसका तो पिवट से कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पे यूज नहीं हो सकती एफ निकालने के लिए, बिकॉज ये वर्टिकल फोर्सेस के लिए है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल्स टू 0 होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही और है जो लग रही है इस रॉड के ऊपर, और वो कौन सी थी? 45 cos 37। 45 cos 37 से आपके पास ये वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगी। अब ये वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये वाली हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिजल्टेंट बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ, मेरी जो एफ फोर्स है वो टूवर्ड्स द राइट है, माइनस 45 cos 37 जो कि टूवर्ड्स द लेफ्ट है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी लिख सकता था कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसको ऐसे, मतलब ये वहां जाएगा तो यही बन जाएगा ना। एनीवेज, तो एफ क्या आ रहा है? 45 cos 37 बस लगाना है और कुछ भी नहीं करना। 35.94 आ रहा है, इसको 36 लिख लेना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास 36 न्यूटन हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं ब्लॉक इज नाउ प्लेस्ड क्लोजर टू पॉइंट डी। लेट्स सी, पॉइंट डी की तरह भाई, पॉइंट डी है ये रहा। कह रहे हैं इस ब्लॉक को उठा के थोड़ा इधर मूव कर रहे हैं। Now think about what that will do to the whole beam और उससे सिचुएशन। बेटा अक्टूबर नवंबर 2022, पेपर 2 वेरिएंट 2। ओके, सो स्टेट वेदर दिस विल इंक्रीज, डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट ऑन द टेंशन इन द वायर। वो जो 45 वाली जो टेंशन थी उसका इस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। इस तरह का जब भी कोई सवाल है ना कि अफेक्ट वाला क्वेश्चन, कि किसी चीज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी या नहीं कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैकेनिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यू ऑलवेज गो बैक टू वन ऑफ द पार्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड, और उसमें ये वाला पार्ट बहुत रेलेवेंट है। यहाँ पे सारी स्टोरी है आपकी जो है ना वो छुपी हुई है, क्योंकि मोमेंट्स जो है इसको इसको चेंज करने से, इसको थोड़ा इधर मूव करने से, ब्लॉक को मूव करने से क्लॉकवाइज मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसको आप वैसे क्वालिटेटिवली भी सोच सकते हो, क्लॉकवाइज मोमेंट थोड़ा सा कम होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी आपको कम ही लगाना पड़ेगा, तो एसेंशियली टेंशन कम हो जाना चाहिए। डब्ल्यू को इधर मूव, इसको इधर उठा के ब्लॉक को इधर मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाएगा ना, पिवट से डिस्टेंस कम हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी कम हो जाना चाहिए, तो इसलिए 45 कम हो जाएगी। बट ऑल्सो जस्ट लुक एट द कैलकुलेशन दैट यू हैव डन एंड थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ यू डिक्रीज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को डिक्रीज करो अपने दिमाग में। अब मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखो कि W को डिक्रीज करने से कौन सी फोर्स कहाँ चलेगी? ये वाली, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना उस फोर्स का, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये तुम्हारा जो है वो मैथमेटिकल वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेहनत तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बस तुम्हें इसमें सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो इसके साथ क्या होगा। ये सिंपल सी इक्वेशन है यार, यहाँ पे ये प्लस साइन है, अगर लेफ्ट साइड कम होगी तो राइट साइड को भी कम होना चाहिए, तो एसेंशियली ये नंबर कम ही होगा। अब ये उसी का कंपोनेंट है ना, 45 का ही कंपोनेंट था ये वाला, तो ये कम हो रहा है तो वो इसीलिए कम हो रहा है कि 45 भी कम हो रहा है। सो देयर इज मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, बट एसेंशियली हम यही लिख देंगे। अच्छा, मजे की बात है उन्होंने एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी हुई है या नहीं? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, डू वी नीड टू एक्सप्लेन आवर आंसर और जस्ट राइट के इंक्रीज डिक्रीज और स्टेज द सेम? No, we just have to write. तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना। कैसे पता कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना? क्योंकि कमांड वर्ड में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है स्टेट, State. तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, डिक्रीज बस खत्म। ठीक है जी, तो ये आपका जवाब होना चाहिए, डिक्रीज होगी 45 न्यूटन वाली फोर्स कम हो जाएगी।
अच्छा, स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस इन द वायर इज दिस, वायर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ सेकंड वायर that has a radius 3 times greater than the original wire. Tension unchanged. Calculate the stress in the second wire. Stress का फॉर्मूला या स्ट्रेस किन चीजों पर डिपेंड करता है वायर की, राइट तो आपने ये पढ़ा हुआ है बेटा कि स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन इस इक्वेशन में पूरी कहानी नहीं छुपी हुई, असल में मसला सारा ये है। बेहतर ये है कि मैं आपको कहूं कि आप ये वाली इक्वेशन लिखो, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और इसमें स्ट्रेस को सब्जेक्ट बना लो, या बल्कि एक और काम भी, हाँ सही है, स्ट्रेस को सब्जेक्ट बना लो। तो ये क्या बन जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस इनटू, बल्कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वेट, हाँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से भी काम चल जाएगा यार, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से ही हम कर लेते हैं काम। तो फोर्स है आपकी कौन सी, टेंशन, फोर्स है आपकी टेंशन, और ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ना ये। नाउ लेट्स रीराइट द इक्वेशन लाइक दिस, stress is equals to force upon pi r square. What is the relationship between stress and r? Stress और r के बीच में क्या relationship है? Inversely proportional. Inversely, so stress would be 3 times lower. No, आप लोगों ने गलत रिकॉग्नाइज किया। स्ट्रेस और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्ट्रेस और r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। It would be 9. तो अब बात ये समझ में आई कि r स्क्वायर और स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विच बेसिकली मींस कि हाँ इतना तो चलो पता चल गया कि r बड़ा होगा, 3 टाइम्स ग्रेटर होगा, आर बड़ा होगा तो स्ट्रेस कम होगी, बट कितना आर बढ़ रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस पे कितना फर्क पड़ेगा, आर इज 3 टाइम्स ग्रेटर, तो अब हमारी जो स्ट्रेस है वो होगी 3 टाइम्स नहीं, 3 का स्क्वायर टाइम्स स्मॉलर। क्या ये बात समझ में आ रही है? और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ये स्क्वायर अगर ना होता तो हम 3 टाइम्स ही लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर के होने की वजह से हम कह रहे हैं कि 3 टाइम्स स्मॉलर नहीं होगी स्ट्रेस, बल्कि 3 का स्क्वायर टाइम्स स्मॉलर होगी। अब इसको करने का एक और भी तरीका है, एक श्योर तरीका जिससे आप हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू डोंट नीड टू डू दिस मेंटली, इसको आप इस तरह लिख के करो। एक बेसिक टेम्पलेट आपके पास होना चाहिए डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। इनवर्स प्रोपोर्शन पे है अभी हम, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का बताता हूँ। If y is inversely proportional to x, then you should be able to do calculations like this. y1 upon y2 is equals to x2 upon x1. अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, चलो बता ही देता हूँ, तो इस तरह की इक्वेशन काम करती, y1 upon y2 is equals to x1 upon x2. It makes total sense, doesn't it? उल्टी इक्वेशन यहाँ पे है क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, और सीधी इक्वेशन यहाँ पे है क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधी इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। लेकिन हमारी कहानी ये है, थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारे यहाँ स्ट्रेस और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन r का स्क्वायर है, तो आप ये नहीं लिख सकते स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 लिखो बेशक, लेकिन यहाँ पे आपको एक होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब मैं पूरी लंबी चौड़ी में पूरा पेज भर दिया एक्सप्लेन करते करते, बट इफ यू नो दिस ऑलरेडी, तो आप बस डायरेक्ट यही काम करते हो और आप करके खत्म करते हैं। आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, आपको फौरन पता चलता है, इधर आते हैं आप कैलकुलेट करके, आपकी जान छोड़ जाती है। इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, सब एक्सप्लेनेशन करनी पड़ी। इट्स नॉट लाइक के ये क्वेश्चन में करने में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा पेपर में, आपको 2-3 सवाल तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के मिल ही जाएंगे। सो यू शुड have this at your fingertips. So करना क्या है, पहली बार में स्ट्रेस कितनी है, 5.3 टाइम्स 10 to the power 7,
दूसरी वायर में स्ट्रेस आपको निकालनी है। R2 और R1 का रिलेशनशिप क्या है कि दूसरी वायर का जो रेडियस है वो पहली वायर से 3 गुना ज़्यादा है, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिख दिया। 3 भी लिख सकता था, 3/1 लिखने की जरूरत नहीं थी, स्क्वायर। तो राइट साइड पे 9 आ रहा है, राइट। अब स्ट्रेस 2 देखो, ऑटोमेटिकली जो बात मैंने वहां पे की थी यही हो रहा है ना कि पहली वाली जो स्ट्रेस थी वो 9 से डिवाइड करनी पड़ेगी फाइनल आंसर निकालने के लिए। 9 से डिवाइड करना पड़ेगा स्ट्रेस 2 को निकालने। तो बस यही करना था एसेंशियली, स्टेप बस यही था, दिस वाज द की थिंग। And as soon as you write the formula, you clearly just recognize it very quickly, and then you can just do this and you will be done. ठीक है। So पुरानी स्ट्रेस लिखो और उसको डिवाइड कर दो 9 से, और आंसर क्या आ जाएगा? 5.9 टाइम्स 10 to the power 6 आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन which might include deformation as well as energy. Horizontal spring is fixed at one end, the spring is pushed against the other end, a block is pushed against the spring so that the spring is compressed. ठीक है, block is released and accelerates along a frictionless surface. Spring returns to its original length. The block leaves the end of the spring with a speed of 2.3. So as long as block स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में होगा, स्प्रिंग उस पर फोर्स लगा रहा होगा, इसलिए वो एक्सेलरेट करेगा। जब ब्लॉक लीव कर जाएगा तो उसके बाद आगे ब्लॉक कैसे मूव करेगा? एनीवन वुड लाइक टू टेल मी? वंस द ब्लॉक इज नो लॉन्गर इन कांटेक्ट विद द स्प्रिंग, तो ब्लॉक आगे कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। वजह, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ना ब्लॉक पे अब ना कोई आगे फोर्स लग रही है ना पीछे फोर्स लग रही है, तो ब्लॉक बेसिकली ब्लॉक पे जो रिजल्टेंट फोर्स है हॉरिजॉन्टली जीरो है। जीरो रिजल्टेंट फोर्स वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, अगर उसकी इनिशियल स्पीड कोई ना कोई हो। तो 2.3 की स्पीड से जब लीव करेगा तो 2.3 से ही फिर आगे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। लेकिन जब तक स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में था तो वो ऑब्वियसली रेस्ट से लेकर 2.3 तक एक्सेलरेट किया। चलो, अब वो कहने ब्लॉक का मास इतना है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू इतनी है, assume that the spring obeys Hooke's law, elastic, and all the elastic potential energy string is transferred to kinetic energy। तो कोई हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, सारी स्ट्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है kx² वाली, हाफ kx² वाली, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट लीव्स द स्प्रिंग। तो अब आपको एनर्जी चेंज की इक्वेशन बनानी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग is equal to the change in kinetic energy of the block। ये इसमें ट्रांसफर हुई है, राइट, और कोई चेंज नहीं है इसमें इन्वॉल्व। अब काइनेटिक एनर्जी आपको अगर देखा जाए तो इनिशियल और फाइनल लिखनी चाहिए। यू शुड से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बट ये तो है ही जीरो, तो कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है सच, यहाँ पे वो राइट साइड वैसी की वैसी रहेगी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो आप कैसे निकालते हो? इनिशियल और फाइनल। अब फाइनल तो जीरो हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हाफ kx² वाली मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ। हाफ kx² वाली जो इक्वेशन है उससे आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो स्प्रिंग की, बट इन्होंने हमें क्या कंप्रेशन बताई कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था। ओ ओके ओके ओके, हमें इस तरह नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि हमें स्पीड तो बताई भी है यार, इतना कॉम्प्लेक्स तरीका क्यों यूज कर रहे हैं? हमें पता है कि ब्लॉक का मास क्या है और ब्लॉक कितनी स्पीड से लीव कर रहा है। ब्लॉक 2.3 की स्पीड से लीव कर रहा है, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली डू द काइनेटिक एनर्जी पार्ट। सो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv² से 1/2। इसको मैं 0.250 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि kg में कन्वर्ट किया है, और 2.3 का स्क्वायर जल्दी से निकालने क्या आ जाएगा? हमारे पास आ रहा है 0.66 आ रहा है, लेकिन 0.66 जूल्स लिख लिया। कैलकुलेट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इमीडिएटली बिफोर इट इज रिलीज्ड। सो बेसिकली अब यहाँ पे हम वो वाला काम करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का चेंज आया और जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो बराबर होगा, राइट। और यहाँ पे हमें पता है कि 0.66125 में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड पे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यहाँ पे हाफ kx² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
इनिशियल माइनस फाइनल होता है, लेकिन वो फाइनल क्वांटिटी जीरो है तो उसको लिखने का फायदा ही नहीं है। एक चीज में से जीरो माइनस हो रहा है तो उसको मैं क्या करके लिखूं? के की वैल्यू मुझे पता है कितनी है। के की वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी, कितनी थी? 420। तो यहाँ पे 420 डाल दो बस, उसके बाद सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। एक्स निकालना है आपको, तो 0.6125 इंटू 2 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 420 और फिर अंडर रूट। ओके, एक मिनट रुको, मैं अभी यहाँ बताता हूँ बेटा। 0.056 हमारा आंसर आना चाहिए। एक दो इसको चेक कर लें। ठीक आ रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि हाउ डू वी नो कि दोनों टाइप की एनर्जी इक्वल है? भाई इसलिए इक्वल है क्योंकि उन्होंने कहा है, लिटरली दे हैव जस्ट सेड दिस ओवर हियर। स्प्रिंग जब रिलीज कर रहा है तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की रिलीज हो रही है और वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पे ये इक्वल प्रैक्टिकली देखा जाए तो होंगे नहीं क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह होती है, बट दे हैव सेड कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका मतलब किसी और फॉर्म में, हीट वगैरह की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी। तो स्प्रिंग के पास जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग देम इक्वल। ओके जी, आओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी क्वेश्चन का भी पार्ट सी रहता है। ये कितना रह गया यार पेपर, थक गया हूँ मैं जल्दी। आफ्टर लीविंग द स्प्रिंग द ब्लॉक moves along the surface until it hits a barrier with a speed of 2.3। उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि यार वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। आपको ये चीज़ें खुद पता होनी चाहिए, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, पेपर को आसान बना रहे हैं। क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हो तो वो ये बात आपसे ना करता, आपसे खुद एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होगी। द ब्लॉक देन rebounds with a speed of 1.5 and moves back along its original path. The block is in contact with the barrier for this much time. Change in momentum निकालें। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। ब्लॉक जा रहा है टूवर्ड्स द राइट और वापस आएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। आपने इस बात को रियलाइज करना है कि ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं इनकी वैल्यूज को आपने उल्टे साइन के साथ लेना है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी या मोमेंटम एक वेक्टर है तो उनके साइन डिफरेंट होंगे। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ऐसे ही होता है ना, एम वी माइनस एम यू करते हैं, यही करते हैं। मास को कॉमन ले लो, मास कितना है? 0.250। प्रॉब्लम सारा यहाँ पे आएगा v माइनस यू का। अब जब आप v की वैल्यू डालोगे, वो जो कि फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो -1.5 डाल रहा हूँ। ये वाला जो माइनस साइन है यहाँ पे आएगा, ये तो फॉर्मूला का माइनस साइन है। और उसके बाद 2.3 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो आई डोंट नीड टू पुट इट इनटू ब्रैकेट्स और एनीथिंग, आई विल जस्ट से 2.3। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसको ऐसे भी याद किया होता है कि बस इन दोनों को ये प्लस कर देते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। वो प्लस इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा होता है। ठीक है, बात सारी ये कि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि इन डिफरेंट साइंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते और सिंपली 2.3 और 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उससे आपका आंसर क्लियरली गलत आएगा, बिल्कुल गलत। ये इसका पक्का तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का नेगेटिव साइन है और फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी का पॉजिटिव साइन और फाइनल वेलोसिटी का नेगेटिव साइन है। आपकी मर्जी है वैसे, जिसको मर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव लो, बट द पॉइंट इज दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। सर लेकिन जो आंसर है वो हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे? आप यहाँ पे साइन ना इंक्लूड करो, इतना कोई मसला नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। यू कैन नॉट इंक्लूड द साइन, इट्स टोटली अप टू यू। चेंज मांगा हुआ तो चेंज में ज़्यादा साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो 0.95 आ रहा है। न्यूटन सेकेंड्स आपके मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम का यूनिट होता है, बट एक और यूनिट क्या होता है? केजी मीटर्स पर सेकेंड, राइट? अच्छा, केजी मीटर्स पर सेकेंड एसेंशियली आपका एसआई बेस यूनिट है। आगे चलते हैं, एवरेज रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। वो जितनी देर, ये जो आपने 0.95 निकाला है, इसको आप डिवाइड कर दो जितनी देर के लिए वो वायर वॉल से कांटेक्ट में था, जितनी देर के लिए कोलिजन है। तो डिवाइड बाई 0.086 क्या आ रहा है जी? 11.046 आ रहा है। बस 11 ही लिख दो, सिंपल।
अब ये फोर्स भी अगर पिछला वाला आंसर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। इससे क्या पता चलता है? व्हाट इज द माइनस साइन टेल मी अबाउट द फोर्स? डज इट गिव मी एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन? मेरी कैलकुलेशन रियल जो सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना उसे। भाई दीवार यहाँ पे थी ना सामने, जब ब्लॉक हिट करेगा दीवार को तो उस पर वॉल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सो दैट इज व्हाट the minus sign in the force also represent, but you don't need to include it in your answer at all. It's not needed. चलो, अब वो कह रहे हैं maximum compression of the spring is now varied. Okay, in order to vary the kinetic energy of the block as it leaves the spring, assume that all the elastic potential energy in the spring is always transferred to the kinetic energy. Sketch the graph to show the variation with x of ek. तो ek वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। इंटरेस्टिंग है, बट 1 मार्क का क्वेश्चन है। जब भी ग्राफ बनाना हो और खासतौर पे एक ऐसा ग्राफ बनाना हो जो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं, यू नॉट स्टडी दिस ग्राफ एट ऑल। कंप्रेशन का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है? आपने ऐसा कोई ग्राफ तो सिलेबस में नहीं पढ़ा ना, किसी बुक के किसी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है ना कुछ। बट नाउ यू आर ऑल ऑफ अ सडन यू आर आस्क्ड टू स्केच दिस ग्राफ। ग्राफ की शेप हमेशा किसी इक्वेशन पर डिपेंड करती है, सही बात कर रहा हूँ। और वो इक्वेशन अगर आप ई के को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लो तो आप ग्राफ स्केच कर सकते हो। और 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये ग्राफ बड़ा सिंपल होगा। अब आपने ये किया हुआ है, असल में काम आपने किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? यहाँ किया हुआ है। क्या आपने ये काम किया हुआ है कि हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी? ऐसा ही है ना? तो मैं यहाँ पे इसे जरा लिखता हूँ, इसको मैं जरा प्रॉपर करके लिखता हूँ। और जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा लिखने की, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है, बट द रियल वर्किंग इज लाइक दिस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, ये तो होगी ही 0। इसी तरह इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी क्या, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल और इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी भी फाइनल वैल्यू यहाँ पे 0 ही होगी। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है एक तरफ, और वो माइनस साइन आपके ए लेवल्स में, एस लेवल पे इस तरह वो इंक्लूड नहीं करते, बट अगर आप देखो तो वो एफ इज इक्वल टू के एक्स जो आप इक्वेशन पढ़ते हो वो होती ही माइनस साइन के साथ है। ए लेवल में इस तरह नहीं पढ़ाया जाता कैम्ब्रिज वाले, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम इस इक्वेशन को बहुत सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, बस इसको ये हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और ये होती है काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिससे वो लीव कर रहा है। अब यही एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी वहाँ लिख चुके थे, मैं सिर्फ वैसे ही उसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा था। बट द पॉइंट इज कि काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? क्योंकि ये हाफ के तो कांस्टेंट है। सो जब इस तरह का कोई रिलेशनशिप हो, y इज इक्वल्स टू y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ की शेप क्या होती है? स्माइली फेस। स्माइली स्माइली। फेस। स्माइली फेस होता है, सही कह रहे हो, लेकिन वो तब होता है अगर आपके पास इस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेस दोनों हो। ट्रू? ऐसा ही है ना? इंक्रीजिंग कर्व। तो अब आपका सिर्फ आपने क्या करना है, आपने उसका सिर्फ इतना वाला पार्ट बनाना है। मतलब आपके पास ये बनेगा, आपके पास ये बनेगा। इसका जो ये वाला पार्ट है वो आपको नहीं चाहिए, स्क्वायर का ग्राफ। अब आपकी सिलेबस में एक बात लिखी हुई है, हो सकता है कि अभी टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, बट अभी ये आ गई है कहानी यहाँ पे, तो आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, ज़रा मैं बताता हूँ। सुनना अब इस बात को ज़रा गौर से, शायद तुम लोगों को ये बात जो है वो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स में मैं जा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस की ऑफिशियल फाइल है, इसके अंदर हम जाते हैं ग्राफ्स के ऊपर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया है, इसका मतलब यकीनन किसी न किसी अपनी क्लास में बताया होगा। सो यू शुड बी एबल टू स्केच द ग्राफ ऑफ 1/x, you should be able to sketch the graph of x square, 1/x square, sin x, cos x। इस तरह के ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। इसमें पहले जहाँ तक मुझे याद है अंडर रूट एक्स का भी ग्राफ जो है वो इंक्लूडेड था, जो कि कुछ इस तरह होता है। तो ये वाले ग्राफ्स के आपको बेसिक्स जो क्या कहते हैं शेप्स है वो पता होनी चाहिए।
तो 1/x का ग्राफ कैसा होता है भाई? इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ यूं होता है, दोनों जो आपके वो होते हैं एक्स और वाई एक्सिस को लाइन अप्रोच करती है, टच कभी भी नहीं करती। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अभी हमने बनाया यूं होता है। अच्छा, 1/x² का ग्राफ कैसा होता है? इसी तरह का ही ग्राफ होता है 1/x² का, लेकिन थोड़ा सा, एक सेकंड रुको जरा, मैं इसमें तुम लोगों को इसी के अंदर 1/x² का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेसिव उसका कर्व होता है। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस, सेम चीज बट थोड़ा सा एग्रेसिव कर्व होता है, शेप सेम होती है। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का यूं होता है, और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? राइट। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होता है उनको बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन ये है कि ना भी पढ़ा हो तो ये चीज़ें आपको फिर भी आनी चाहिए, ठीक है। एक दिन एक वेबसाइट पे चले जाना टाइम निकाल के, desmos.com, और ये ग्राफिक, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन डालो तो आप उसका ग्राफ बना के दे देता है ये, ठीक है, फिर आप इसको बना लेना। चलो, जिन लोगों के पास मैकबुक है, मैकबुक के ऊपर भी जो है ना वो एक ग्राफर के नाम से एक ऐप डली हुई होती है बाय डिफॉल्ट, उसमें भी क्वेश्चन डालो तो तुम्हें वो ग्राफ बना के दे देता है। चलो, बहुत बातें हो गई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक हम यहाँ पे ही पहुंचे हैं, कितने सवाल रह गए यार, थक गया हूँ भाई मैं। अच्छा चलो, 3 क्वेश्चन रहते हैं, स्पीड बढ़ाएंगे अब थोड़ी सी। Two progressive waves, two progressive sound waves need to form a stationary wave. Two waves have the same amplitude, wavelength, frequency and speed. This is actually the requirement of forming a stationary wave. अगर आपसे पूछे stationary wave कैसे फॉर्म होती है तो आपने exact यही बात लिखनी होती है। State the other condition that must be fulfilled by the two waves in order for them to produce the stationary wave. जी भाई, और क्या कंडीशन होती है? They have to be traveling in opposite direction. सर कोहेरेंट हो सकता है? बेटा सेम फ्रीक्वेंसी है तो वो कोहेरेंट ऑलरेडी हो गई। ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी। और सर दोनों ओवरलैप? वो ओवरलैप, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तभी ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप तो वैसे भी कर सकती हैं, किसी भी तरह कर सकती हैं, यहाँ से आ रही हूँ और यहाँ से जा रही हूँ तब भी तो ओवरलैप कर जाएंगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना जरूरी है, ठीक है। ये आपकी स्टेशनरी वेव की जो फॉर्मेशन मैंने पढ़ाई थी उसमें प्रॉपर हमने जो तरीका देखा था कि स्टेशनरी वेव फ्रेम बाय फ्रेम कैसे फॉर्म होती है, एनिमेशन वगैरह के साथ तुम लोगों को पूरा दिखाया था। अच्छा, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक स्ट्रिंग के ऊपर बनी हुई है स्टेशनरी वेव। अब स्ट्रिंग वाला जनरल फॉर्मूला आपको फौरन याद आ जाना चाहिए, हमने जनरल फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए होते हैं कि स्टेशनरी वेव के फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अभी स्ट्रिंग की शक्ल दिखाई हुई है टाइम 0 और हर चीज़ अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। ए बी की लेंथ इतनी है, पीरियड जो है वो इतना है वेव का, और कह रहे हैं स्केच अ लाइन टू शो द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एट दिस टाइम एंड देन एट दिस टाइम। नाउ स्टेशनरी वेव जो है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज किस तरह होती है, इस बात को अब समझना जरूरी है। स्टेशनरी वेव की पोजीशन ऐसे चेंज होती है, अब जरा मैं तुम लोगों को सारी स्टोरी बता देता हूँ। जो भी वेव इस वक्त टाइम 0 पे यूं चल रही है ना, अब उसके बाद ये वेव बीच में सीधी भी होगी। ये वेव सीधी कब होगी? आफ्टर t/4, जब क्वार्टर टाइम पीरियड गुजर जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब हाफ टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो ये वेव यूं हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब 3/4 टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो ये वेव दोबारा यूं हो जाएगी। उसके बाद जब टाइम टी गुजर जाएगा, मतलब एक पूरा पीरियड गुजर जाएगा, मतलब इतना टाइम गुजर जाएगा, तो ये वेव एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। फिर आगे दोबारा वही चीज कंटिन्यू होगी। डू यू अंडरस्टैंड क्या बताया मैंने? क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद वेव ऐसे होगी, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद वेव बिल्कुल ऐसे होगी, 3/4 के बाद वेव दोबारा यूं हो जाएगी, और एक पीरियड के बाद वेव अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगी। स्टेशनरी वेव इस तरह वेरी करती है। यही होता है ना, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, नोड्स अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। यही देखा हुआ है ना आपने स्टेशनरी वेव की विजुअलाइजेशन, आप लोगों ने एनिमेशन में मेरे साथ तो एटलीस्ट जिन लोगों ने पढ़ा है देखी हुई है। तो भाई हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वेव का पीरियड है। अब ये क्या है उसका, क्या मैं कह सकता हूँ ये t/4 है, वो 16 है और ये 4 है, तो t/4, तो t/4 के बाद वेव कैसे होगी? यूं होगी।
और इस लाइन को हमें कैसे लेबल करना है, इसको लेबल करना है P। उसके बाद कह रहे हैं 0.024 पे बना के दिखाएं। अब 0.024 क्या है जरा समझो। 0.016 के बाद आप उसमें कितने आगे और जा रहे हैं, इस बात को समझो। 0.016 पे जाके पीरियड हो जाएगा, प्लस उसमें आप 0.008 और ऐड करें। अब ये जो 0.008 है ये हाफ पीरियड के बराबर है। हाफ पीरियड जो है वो, उसके बाद अभी मैंने तुम लोगों को बताया वेव कैसी होगी। हाफ पीरियड के बाद ये वेव ऐसी होगी, और इसको आप कैसे लेबल करोगे, क्यू। पापा ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो बच्चा। चलो भाई कंटिन्यू करें। डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है वेव की इक्वेशन में। वेव इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी भी है, क्या है वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू। V इक्वल अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो तो आप निकाल सकते हैं आराम से। सो डू यू नो द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आपको डायरेक्टली तो नहीं पता, लेकिन आप इस ग्राफ, इस डायग्राम को देख के वेवलेंथ निकाल सकते हो। आपको पता है कि एक वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ होगी। अब ये पूरा डिस्टेंस उन्होंने बताया था 0.8 है, तो 0.4 वेवलेंथ हो गई। और फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, लेकिन पीरियड तो बताया हुआ है ना, तो क्या मैं 1/पीरियड ना लिख दूं डायरेक्टली, बस आ गई स्पीड। तो इवन तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बस 1 मिनट में कर सकते हो सब कुछ। तो 0.4 को बस डिवाइड करना 0.016 से, क्या आंसर आ रहा है, और डिवाइड करना था यार। 25 आंसर आ रहा है, होपफुली सही होगा, चेक कर लेते हैं। सही है। अच्छा आगे मेरे ख्याल से पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, तो जल्दी से देख लेंगे इसको। बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज लाइट, तो मतलब ये जो वर्टिकली पोलराइज लाइट है उसकी वाइब्रेशन यूं है, राइट। लाइट की जो वाइब्रेशन का एक्सेस है वो ये है। इट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर जिसका जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो 30% पे टिल्ट हुआ हुआ है। तो वेव इटसेल्फ यूं आ रही है, लेकिन जो पोलराइजेशन फिल्टर है वो 30 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं at the transmitted light from the first filter has intensity I1. पापा पापा ओके लेट्स कंटिन्यू, सॉरी। अच्छा फर्स्ट पोलराइजिंग, पहले जब हमारे पास इंटेंसिटी आई तो वो आई नॉट है। फर्स्ट पोलराइजेशन फिल्टर के से गुजरने के बाद इंटेंसिटी आपको पता है कि थोड़ी सी कम हो जाती है, वो I1 है। अब वो कितनी होगी हम इस एंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोलराइजेशन फिल्टर से गुजार रहे हैं उसको, जिसका ट्रांसमिशन एक्सेस क्या है इसको भी देख लेते हैं। देन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सेकंड फिल्टर जिसका ट्रांसमिशन एक्सेस 90 डिग्री टू द वर्टिकल है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज 90 डिग्री टू द पोलराइजेशन एंगल ऑफ लाइट। क्योंकि जब लाइट यहाँ से गुजर जाएगी, जब लाइट इसमें से गुजरेगी, तो अब उसकी जो पोलराइजेशन का जो वो है डायरेक्शन है वो भी अब यूं हो जाएगा। तो जब लाइट यहाँ पहुंचेगी तो अब वो इस तरह आएगी यहाँ पे। अब वो जब लाइट यहाँ पे आएगी तो अब लाइट का इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना बनेगा पहले तो ये बताओ, कुछ भी करने से पहले। 30 डिग्री उन्होंने बताया था ये वाला है, तो 30 डिग्री यहाँ से, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है।
ये बात जो है ना वो जहन में रखनी है कि जब लाइट पहले फिल्टर पे आ रही है तो उसके लिए जो एंगल है वो 30 का है, और जब दूसरे वाले पे आ रही है लाइट तो लाइट के लिए जो एंगल हमें यूज करना है, जो आपने मेलूल्स लॉ पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, उस पर 60 डिग्री का एंगल लगाना है। यहाँ पे 30 का लगाना है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल लगाना है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि वो कह रहे हैं पहले तो आप इंटेंसिटी का रेशियो I1 इज इक्वल टू I0 निकालते हैं। अब तुम लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ क्या है? तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई I1 should be is equals to initial intensity cos थीटा। cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, मुझे तो भूल गया है। एक एम्पलीट्यूड के साथ cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट? इसके साथ cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर एम्पलीट्यूड के साथ होती इक्वेशन तो उसमें सिंपली cos थीटा होता, लेकिन अभी हम वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपने लिटरली क्या करना है, आपने I1 अपॉन I0 निकालना है ना, उसके लिए आपने अपने कैलकुलेटर में सिर्फ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो cos स्क्वायर 30 आपने कैलकुलेट करना है। अब शायद बीच में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि cos स्क्वायर 30 कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे। तो आप अपने कैलकुलेटर में क्या करते हैं कि cos 30 डालते हैं, आंसर निकालते हैं और फिर आंसर को स्क्वायर कर देते हैं। एक तरीका ये है, या फिर कैलकुलेटर में आप एक ब्रैकेट तो यहाँ लगाओगे, साथ में आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाओ और इस तरह स्क्वायर कर दो। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है? तो ब्रैकेट ओपन करो, कॉस लिखो, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर 30 डालो, फिर दोबारा ब्रैकेट क्लोज करो, बाहर स्क्वायर लगा दो, जवाब आएगा 3/4। कभी भी आंसर आपने 3/4 नहीं लिखना है यहाँ पे। यू ऑलवेज राइट योर आंसर एज अ डेसिमल इन योर एग्जाम। कहीं भी फ्रैक्शन नजर नहीं आनी चाहिए, डेसिमल नजर आना चाहिए। तो 0.75 आपका आंसर होगा, ठीक है? तो पहला वाला तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसने फॉर्मूला पढ़ा हुआ वो पहला वाला आराम से कर ले रहे। दूसरे वाले के अंदर अब जो कॉम्प्लिकेशन थी वो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है कि जब लाइट इस पोलराइजेशन फिल्टर से जाएगी तो लाइट का भी जो अब लाइट इज नो लॉन्गर वर्टिकली पोलराइज्ड, द लाइट इज पोलराइज्ड एट एन एंगल ऑफ 30. So then when light comes over here and the transmission axis of the filter is like this, then the angle between the two is 60, which we are going to use over here. तो अब जब आप I2 और I0 का रेशियो निकाल लो तो पहले आप क्या करो कि I2 और I1 का रेशियो निकाल लो। I2 इज इक्वल टू I1 का रेशियो निकालो, वही cos स्क्वायर थीटा से। डायरेक्टली ये वाला रेशियो अभी नहीं निकालो, पहले क्या करो I2 और I1 का रेशियो निकालो। तो I2 अपॉन I1 का रेशियो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। तो cos स्क्वायर 60 क्या होता है, जल्दी से चेक कर लेते हैं जी। cos 60 और फिर आंसर का स्क्वायर किया, मेरे पास 0.25 आता है। अब 0.25 शुड नॉट बी द फाइनल आंसर। 0.25 क्या है? 0.25 I2 और I1 का रेशियो है। अब मुझे रेशियो निकालना है किस चीज का, I2 और I0 का रेशियो निकालना है। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इसको कैसे लिखना चाहिए कि इसको मैं डायरेक्टली निकाल लूँ? वैसे तो कुछ भी नहीं होना, एसेंशियली ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट आई स्टिल वांट टू राइट आउट एन एक्सप्रेशन जो कि मैथमेटिकली सेंस बनाए। तो इसको कैसे लिख लेना चाहिए, इसका बेहतर तरीका क्या होगा? ओके, कैन आई राइट इट लाइक दिस, I2 और I1 को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि I0 जो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख लिया था ना, एक सेकंड रुको, मैं पीछे जाके एक चीज लिख रहा हूँ जिससे आपकी सेंस बने इस चीज की। आपने पीछे एक चीज कैलकुलेट की है, I1 अपॉन I0 इज इक्वल टू 0.75। क्या मैं I0 को इन टर्म्स ऑफ I1 लिख सकता हूँ? लाइक I0 को यहाँ सब्जेक्ट बना सकता हूँ, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले पार्ट में जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो आपको समझ में आए कि मैथमेटिकली कर क्या रहे हैं। बताने को तो मैं आपको बता सकता हूँ, बस 0.75 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो, आई गेस वहां से हो जाएगा काम। बट एनीवेज, तो I0 को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो दिस विल बिकम I1 डिवाइडेड बाय 0.75। तो अब मुझे ये क्या करना था, मेरे पास ये जो I0 है इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, I1 अपॉन 0.75। तो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा I1 डिवाइडेड बाय 0.75। अब इसको फर्दर रीअरेंज करो, बेसिक फ्रैक्शंस हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ बेसिक फ्रैक्शंस यूज कर रहे हैं। तो हम इसको फर्दर रीअरेंज करें अगर, तो ये क्या बन जाएगा, I2 अपॉन I1 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ऐसा ही होगा। अब I2 अपॉन I1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी।
तो असेंशियली करना क्या है, फाइनली ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5। आप ये कर लें, आप बेशक याद रख लें कि अच्छा 2 पोलराइजेशन फिल्टर लगे हुए हैं। आई मीन यू कैन डू दैट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स हेल्पफुल टू जस्ट रिमेंबर कि अच्छा 2 पोलराइजेशन फिल्टर लगे हुए हैं। अभी तुम लोग आगे जब A2 में, अच्छा वो A2 की बात तो A2 में रह जाएगी, इसको छोड़ो, बट यहाँ पे पोलराइजेशन फिल्टर है, तो पहले में से गुजरने के बाद इतनी इंटेंसिटी रह गई, 75% इंटेंसिटी रिमेनिंग है। दूसरे में से गुजरने के बाद 25% इंटेंसिटी रिमेनिंग है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ओवरऑल इंटेंसिटी जो रिमेनिंग है बस वो इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई ही करना है। खैर, तो 0.25 इंटू 0.75 क्या आता है, 0.1875 आता है, जो कि 0.19 लिख दूंगा मैं। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो मेरा फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया। मैंने ऑल्दो सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन इसको कोशिश की कि पूरा खोल के एक्सप्लेन करूं यहाँ पे एक एक स्टेप, और डायरेक्ट ये चीज़ ना बता दूं आपको। ठीक है, मार्किंग स्कीम में बस डायरेक्ट ये लिखा हुआ होगा, लेकिन आप समझ लें मैथमेटिक्स इसकी पीछे थोड़ी सी समझ लें। बेसिक फ्रैक्शंस हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे। चलो जी, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक मार्क का है तो इसमें इतना भी काफी है, बट चलो यहाँ पे लिख दो, तो ड्राइव इट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, या अक्रॉस अ कंपोनेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही बेसिकली मेन चीज है। A battery is connected to 2 resistors X, Y. The resistance of X is greater than Y. State and explain which resistor dissipates more power. Good question. सवाल अच्छा है। पावर का फॉर्मूला क्या है? P is equals to VI. अब ये सोचो, for X and Y, करंट जो है, जो कि I है, वो दोनों के लिए सेम होगा, बट PD फॉर X, मतलब PD की बात जो मैं कर रहा हूँ, V की बात कर रहा हूँ, फॉर X विल बी ग्रेटर। ये सबको पता होना चाहिए इस बात का क्लियरली कि भाई जब आप क्या कहते हैं सीरीज में 2 रेजिस्टर लगाते हो, तो वो बैटरी का जो EMF है, मतलब ये जो PD है टोटल, वो शेयर करते हैं। मतलब लेट्स सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर इसका ज्यादा रेजिस्टेंस है तो लेट्स सपोज इसको 8 वोल्ट्स मिलेगा और इसको 4 वोल्ट्स मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? जिसका रेजिस्टर ज्यादा है, उसका वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होगा। सो PD फॉर X विल बी ग्रेटर देन Y. So power dissipated across X is greater. I की दोनों की वैल्यू सेम होगी, V में फर्क आ रहा है, वहां कहानी चेंज हुई है। ठीक है, चलो जी, बेसिक सवाल था। चलो जी, अब EMF बैटरी का 9 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R है, और P और Q जो है वो 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ बताया हुआ है कि करंट कितना पास कर रहा है, 4.5 एम्पेयर्स पास कर रहा है। Total charge of 650 moves through resistor P in a time of 540 seconds. So यहाँ पे जो करंट है वो आप निकाल सकते हो, because they have given you the charge and they have given you the time, so you can calculate the current, right? During this time, P dissipates 4800 joules of energy. ठीक है, current in Q is 4.5. Assume that the EMF of battery remains constant. ये बात तो एक assumption है जो हमेशा ही ट्रू रहती है। तो करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये बहुत आसान है। तो 650 डिवाइडेड बाय 540, करंट कितना आया, 1.2 एम्पेयर्स आ गया करंट, किसमें, P के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे जैसे सर्किट पे चीज़ें निकालते जाओ ना, तो लिखने की आदत डालो ताकि सर्किट की पिक्चर आपके सामने क्लियर होती है। PD अक्रॉस P, PD कैसे निकालते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अंदर वर्क डन पर यूनिट चार्ज से भी निकाल सकते हैं। इन्होंने हमें चार्ज दिया है, हाँ चार्ज इन्होंने हमें दिया है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन कितना हुआ है, 4800 जूल्स का हुआ है, और हमें चार्ज पता है कितना पास हुआ है, 650 जूल्स का। तो बिल्कुल जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई ना PD और करंट की, आप लिटरली वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 650। आंसर आ गया 7.38। यहाँ पे 7.4 लिख देता हूँ। 7.4 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी। इस ब्रांच में जो पीडी है वो कितना है? 7.4। बट बाय नाउ यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि इसका मतलब है कि पैरेलल में है दोनों, तो इसके अक्रॉस भी पीडी कितना है? 7.4। सीरीज और पैरेलल वाले सिंपल रूल्स जो कि आपको हमेशा याद रहने चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब करेंगे क्या आप? आपने इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन पढ़ी भी होगी। किरचॉफ लॉ एसेंशियली अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन आपने इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन पढ़ी भी होगी। वो इक्वेशन क्या है? EMF इज इक्वल्स टू टर्मिनल पीडी। टर्मिनल पीडी 7.4 है, जो कि हमारे एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस है, प्लस लॉस्ट वोल्ट्स। टर्मिनल पीडी की वैल्यू 7.4 है। EMF की वैल्यू कितनी है? 9.0 आई गेस, यही थी ना? 9.0 उन्होंने EMF बताया हुआ था। और लॉस्ट वोल्ट्स होता है सिंपली I इंटू R। और ये जो I होता है ये वो करंट होता है जो यहाँ बैटरी में से पास कर रहा होता है, एसेंशियली वो करंट जो टोटल करंट है। तो I की वैल्यू तो 1.2 और 4.5 ऐड करके आ जाएगी, और R आपने निकालना है। तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। I की वैल्यू क्या होगी? 1.2 प्लस 4.5, और यहाँ से R करके निकाल देंगे। Sir, can you please explain to apply Kirchhoff's voltage law when it's not given in the question, only in internal resistance? देखो टेक्निकली ये किरचॉफ सेकंड लॉ ही तो लगाया हुआ है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लगाया हुआ है बेटा हमने। अगर आप ये बोल रही हो कि कब अप्लाई करना है, अब मैंने एक्सप्लिसिटली एक दफ़ा भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मैंने नाम नहीं लिया है ना। बट ये एसेंशियली क्या है? ये वोल्टेजेस की जो इक्वेशन है, जिसमें हम EMF एक साइड पर रख रहे हैं और PDs दूसरी साइड पर रख रहे हैं, ऐसे सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ PDs इज एसेंशियली किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज के को इसको कब अप्लाई करना है, मतलब कब एग्जैक्टली करना है? यार कभी भी अननोन क्वांटिटी निकालते हुए कोई सा भी लॉ अप्लाई हो जाता है, कोई सी भी इक्वेशन अप्लाई हो जाती है, ये बताना बहुत, कोई एक मेथड बताना है कि आप यूं अप्लाई कर सकते हो, जब आपको ये नजर आए तो अप्लाई कर दो, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट सिर्फ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बस प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। आप पास पेपर्स करके फारिग हो जाओ तो उसके बाद आप बुक के जो क्वेश्चंस हैं, बुक के एग्जांपल्स हैं, वो भी करो, करते जाओ, और उसमें आपको एसेंशियली आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा यहाँ फर्स्ट लॉ लग रहा है, सेकंड लॉ लग रहा है, यहाँ इस तरह दो इक्वेशंस बना के या दो स्टेप्स में, एक स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है। बट इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, से आपको एक जनरल आइडिया खुद ही आ जाता है। एक मेरा नहीं ख्याल है, मैं तो कभी भी नहीं कह सकूंगा कि एक कोई आपको मेथड बता दूं कि यार यहाँ पे बस लग जाएगा। वेरी हार्ड टू से कि बस आप यहाँ पे वोल्टेज लॉ लगा दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करंट लॉ लगा दो तो हो जाएगा। इट्स वेरी हार्ड टू से दैट। है आर की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से? 9 माइनस 7.4 करें, कितना आता है? 1.6 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 4.5, सो 0.28 0.28 आ रहा है। होपफुली ऐसा ही है। सही आ रहा है। हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, शुक्र अल्लाह का। थोड़ा सा AS के पेपर में इससे कम टाइम लगना चाहिए यूजुअली। ये लो बेटा, ये बाद 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ही ले लो तुम। हो गया, चलो आगे। पार्ट बी कहाँ से आ गया? कौन सा पार्ट बी? ये वाला। चलो जल्दी से लो, 2 3 तक गिन रहा हूँ मैं। 1 2 3 डन। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका पार्टिकल फिजिक्स में से होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम को उन्होंने बोल्ड करके क्यों लिखा है? ताकि आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन करें। अगर न्यूक्लियस मेंशन होता तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। जब स्ट्रक्चर बोले तो आप एसेंशियली उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का बता दो कि कितने हैं और कहाँ हैं, बस ये बता दो। सो बोलो इट्स न्यूक्लियस
contains 92 protons and कैसे निकालते हैं भाई? 238 में से 92 माइनस करते हैं 146 न्यूट्रॉन्स. It also contains 92 electrons which orbit the nucleus. Decay of uranium is shown. For nucleus X, calculate the ratio charge upon mass. और उन्होंने कहा है कि आप कूलम्स पर केजी में कैलकुलेट करें. तो आपको चार्ज इसका पता होना चाहिए केजी कूलम में, और इसका मास पता होना चाहिए कूलम्स में. अब अगर हम बात करें यूरेनियम की, नहीं न्यूक्लियस एक्स की बात करें, तो पहले तो न्यूक्लियस एक्स का आप पता लगाओ ये है क्या. इस इक्वेशन को बैलेंस करो तो तुम्हें पता चलता है कि यहाँ पे 2 आना चाहिए. इक्वेशन के नीचे वाले नंबर बैलेंस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए और ऊपर क्या आना चाहिए? 4. तो ये क्लियरली रियलाइज कि इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस और इट्स एन अल्फा पार्टिकल, राइट? क्या है ये? अल्फा है. अच्छा, अब बात सारी ये है कि इसका चार्ज कितना है. इसके अंदर चार्ज है 2e का और इसका मास कितना है? 4u का. यू नाउ नो कि e जो है वो क्या चीज़ होती है. यू शुड नो e क्या चीज़ होती है. आप पेज के पहले पेज पे जाओ और आपको पता लग जाएगा e जो है इसको आप कूलम्स में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, और जो u है उसको आप केजी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो. सही है. तो ये वैल्यूज नहीं है आपने और उसको कन्वर्ट किया. 2 times 1.6 times 10 to the power minus 19 कितना आ गया? 3.2 times 10 to the power minus 19 कूलम. ये हो जाएगा 4 times 1.66 times 10 to the power minus 27. कितना हो जाएगा? ये आ गया 6.64 times 10 to the power minus 27. इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब इसको और इसको डिवाइड कर दो और बस खत्म. So 3.2 times 10 to the power minus 19 divided by पिछला आंसर ये आ रहा है 4.8. 4.82 है, 4.8 ही लिख देते हैं. टाइम्स 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. आखिरी पार्ट. पार्टिकल P and Q each consist of 3 quarks. 3 quarks वाला जो हमारा पार्टिकल होता है P and Q, ये P और Q कौन से पार्टिकल्स है? अच्छा, पीछे से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, बट 3 क्वार्क्स वाला जो पार्टिकल होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? डू यू नो? कैरियन. हेड्रॉन. आपकी कोई भी चीज़ जो क्वार्क से बनी वो हेड्रॉन होती है, लेकिन हेड्रॉन 2 तरह के होते हैं, मीजॉन्स और बेरियन. जो बेरियन होता है उसके अंदर 3 क्वार्क होते हैं. जो मीजॉन होता है उसमें एक एंटी क्वार्क और एक क्वार्क होता है. और वो कह रहे हैं कि ये जो क्वार्क्स भी हैं या तो वो अप है या डाउन है, इसके अलावा कोई नहीं है. ना स्ट्रेंज है, ना चार्ज है, चार्म है, ना टॉप है, ना बॉटम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं है. पी के ऊपर नो ओवरऑल चार्ज. क्यू के ऊपर ओवरऑल चार्ज इतना है. where E is elementary charge, you know what E is, right? State the quark composition of P. अब आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको इसका मतलब यहाँ पे याद होना चाहिए कि हर अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का 6 के 6 क्वार्क्स और 6 के 6 एंटी क्वार्क्स की आपको चार्ज की वैल्यू याद होनी चाहिए. मुझे ऑनेस्टली नहीं याद. तो मैं तो यहाँ से चीटिंग करूंगा और बताऊंगा. सर पी के लिए तो आपको यू डी एग्जाम में डी याद होता होनी चाहिए. आपको किसको याद है पक्की कंफर्म, जो मुझे गलती किए बगैर बताएगा? हाँ बोलो हमजा. है. सर मैं बता सकता हूँ. बताओ ना. अच्छा, तो पी के लिए दो, एक यू और डबल डी होएगा, यू डी डी होएगा. नहीं, वैसे मुझे एंड बस देन अप और क्यू डाउन के का लिए तुम वो चार्ज बता देते ना बेटा, बस सिर्फ ये पूछ रहा था. चार्ज. अच्छा, चार्ज भी मैं बता सकता हूँ. अप के लिए +2/3 है, डाउन के लिए -1/3. ठीक है.
अच्छा वैल्यूज इतनी कोई डिफरेंट है नहीं, तो याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दिन बैठ के कर लो याद तो इतना कोई मसला नहीं है। +2/3 और -1/3 बस यही है, तो इनको और आपने एंटी के लिए वो ऑपोजिट हो जाते हैं उनके साइंस। तो अप क्वार्क जो है उसका चार्ज होता है कितना, +2/3 ई, और डाउन का क्या था, -1/3 यही है। तो P के ऊपर ओवरऑल जीरो चार्ज कैसे आएगा, जब एक ये वाला होगा और दो ये वाले होंगे। +2/3 -1/3 -1/3 शुड गिव यू 0। सही कह रहा हूँ। सो 2 अप और 1 डाउन को और आना चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं। सर चार्ज 0 क्यों आना चाहिए? हाँ एक अरे मिनट, दो यू नहीं होंगे, दो एक दो यू होएगा और एक टू U होगा और दो D होंगे। जी आप सही कह रहे थे। हाँ भाई हमजा चार्ज 0 क्यों फिर होना चाहिए, उन्होंने ओवरऑल लिखा, क्यों 0 होगा? उन्होंने बोला है ना यहाँ पे, उन्होंने कहा कि P के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब उसके हिसाब से जब आपको पता है कि P पे चार्ज 0 है, तो आपने डिसाइड करना है कि कितने U और कितने D होंगे उसमें। समझ गए। क्यू पे आ जाते हैं। क्यू की क्या बात है, क्यू की स्टोरी ये है कि उसमें जो है वो चार्ज 2E का आना चाहिए। वो कैसे आएगा, +2E का चार्ज कैसे आएगा, 2/3 +2/3 +2/3, क्या इससे 2E का आंसर आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज तो आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग, चेक करके देख लो यार, ट्रायल एंड एरर है। फ्रैक्शंस अभी इतनी पक्की मुझे याद नहीं आ रही। तो +2/3 × 3 करें तो आपका 2 आता है आंसर, तो इसका मतलब फिर तीनों अप होंगे। इसको लिखने का वैसे सही तरीका ये है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए ऐसे UDD, और यहाँ पे लिखना चाहिए UUU। इससे आपको आंसर मिल जाएगा 2E का। +2/3 +2/3 +2/3 2E के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला पेपर हो गया। होपफुली सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये बताओ, जल्दी से मैं सवाल का जवाब दे दो, अगला जो हम पेपर करें वो पहले इसी, देखो मई जून के 2022 के मैंने सारे वेरिएंट्स किए हैं, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही है, तो वो तो मुझे करवाने का अलग से तो कोई फायदा नहीं है आपको दोबारा से। इसी तरह रिकॉर्डिंग उसमें वहाँ रखी हुई है, तो वहाँ जाके देख सकते हो, फ्री वीडियो अवेलेबल है। तो अब क्या मैं इसी सीरीज के मतलब अक्टूबर नवंबर 2022 के ही पहले 2.1 और 2.3 वेरिएंट करवा दूं, या किसी और ईयर पे जाऊं। सर आप सर वो करवा दें जिनके थ्रेशोल्ड्स काफी ज्यादा है। यार थ्रेशोल्ड वगैरह बैठ के देखो, बैठ के स्पेसिमन भी हुआ हुआ है ईशा, मेरे चैनल पे स्पेसिमन भी हुआ हुआ है। मेरे चैनल पे 21 के भी कुछ वेरिएंट्स हुए हुए हैं। मेरे चैनल 21 का भी जो वेरिएंट 2 तो तकरीबन 21 का भी हुआ हुआ है, 20 का भी हुआ हुआ है, 19 का भी हुआ हुआ है, आई थिंक 18 का नहीं हुआ हुआ सिर्फ। तो पहले 2022 के ही बाकी वेरिएंट्स कर दो। पूछ रहा हूँ पहले, आप लोग बता दो, फिर मैं, अगर जिसने ओपिनियन देना है अपना दे दे, और जिसका कोई ओपिनियन नहीं है वो रहने सर दे। आपकी मर्जी है, मैं तो डन हूँ 2015 से 22 तक सारे। सही है, ठीक है। तो फिर तुम टॉपिकल्स जो है वो बहुत प्रैक्टिस करो, और पुराने वाले जो क्वेश्चन है वो उठा के करो। खैर चलो 22 के पहले बाकी वेरिएंट्स कर लेंगे आई गेस, और फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि 2019 और 20 और 21 के जो वेरिएंट्स रह गए वो कर लेंगे, इस तरह आई थिंक कर लेंगे। तो चल सर आप इसकी PDF फाइल अपलोड कर देंगे? यार तुम लोग को ऑनलाइन नहीं मिली। नहीं सर, सॉल्व की। सॉल्व, चलो कर दूंगा। ठीक है, मुझे याद कराना, अभी फिलहाल फौरन फौरन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। जी चलो, सर। ओके, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह